दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भूगोल विषय के जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर इसमें कौन से खास टॉपिक हैं उन पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसकी एक पूरी सीरीज है और इसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। तो ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत जिन खास टॉपिक को हमने शामिल किया है वो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनसे संबंधित जो कंसेप्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने इन टॉपिक्स को यहाँ पर इकट्ठा किया। हर इन टॉपिक पर छोटी छोटी वीडियोस तैयार की हैं ताकि आप उनके कंसेप्ट को समझ सके। ठीक है, तो हमने इकाई 1 से लेकर इकाई 9 तक की कुछ खास टॉपिक पर चर्चा की है और अब हम जो सीरीज को यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसकी कुछ वीडियोस आपको अवेलेबल हो भी गई होंगी, ये सीरीज है अपवाह तंत्र की, जो कि भारत के भूगोल से जुड़ी हुई है। भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने अपवाह तंत्र पर चर्चा की थी कि आखिर अपवाह तंत्र क्या होता है। भारत के जो अपवाह तंत्र है उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें हमने हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र पर विस्तार से चर्चा की है। इसके साथ साथ हमने उस पूरे रीजन में संचालित होने वाली विद्युत परियोजनाओं पर भी चर्चा की है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के बारे में, यानी प्रायद्वीपीय भारत में वे कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। कौन सी नदियां हैं जिनका निकास या कहें जिनका मुहाना अरब सागर में है, या कौन सी नदियां हैं जिनका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। आज की वीडियो में हम इन खास नदियों के बारे में, इनके अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम यह भी जानेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की और प्रमुख छोटी छोटी नदियां कौन सी हैं, इनका प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है, और प्रायद्वीपीय भारत में संचालित होने वाली प्रमुख नदी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को, प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को। यदि हम प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र पर चर्चा करें तो एक खास बात क्या है प्रायद्वीपीय भारत की? प्रायद्वीपीय भारत की खास बात यह है कि जब हम प्रायद्वीपीय भारत की अपवाह तंत्र को देखते हैं तो हम इस रीजन में प्रवाहित होने वाली नदियों को देखते हैं। और ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यदि नदी प्रवाहित होती हैं तो उनके लिए एक जल विभाजक का कार्य करने वाली एक सीमा भी है। यह क्या है? यानी हम बात करें जल विभाजक की, तो जल विभाजक क्या है? यहाँ पर पश्चिमी घाट जल विभाजक के रूप में कार्य करता है उन नदियों के लिए जो नदियां कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में। यानी पश्चिमी घाट किसका कार्य करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक, और जो पश्चिमी घाट है इसके जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से पे सामान्य ढाल है। इस सामान्य ढाल की वजह से जो नदियों का प्रवाह है वह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ठीक है, यानी पश्चिमी घाट क्या है? पर प्रायद्वीपीय भारत में एक जल विभाजक का कार्य करता है और यहाँ पर सामान्य ढाल जो कि पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में है, ये क्या करता है? इसकी वजह से इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदियों को छोड़कर? नर्मदा और ताप्ती नदी को यदि आप छोड़ देते हैं तो इन 2 नदियों को छोड़कर शेष नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं, या प्रायद्वीपीय भारत वाली जो नदियां हैं, ये शेष नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इनकी दिशा यह होती है। ठीक है, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदी की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ये कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में कुछ और खास तथ्य ध्यान रखें कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये हिमालय रीजन वाली नदियों से प्राचीन या पुरानी मानी जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो विस्तार है या इनका जो प्रवाह क्षेत्र है वह काफी चौड़ा है। इसलिए माना जाता है कि ये नदियां हिमालय रीजन वाली या हिमालयी क्षेत्र वाली नदियों से क्या है? प्राचीन है। ये क्या है? पुरानी है। ठीक है, इसके अलावा इसकी खास बात यह भी है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या है? अपने आप में प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। यह भी इस बात का प्रमाण है क्या? कि यह हिमालयी क्षेत्र वाली नदियों से क्या है? प्राचीन है।
ठीक है। तो हमने कुछ खास बात की, किसके संदर्भ में बात की हमने, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में। हमने यह भी जाना कि यह हिमालय के उत्थान के साथ साथ जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं ये क्या करती हैं, ये किस दिशा की ओर गिरती हैं, ये गिरती हैं अरेबियन सी की ओर, और ये भ्रंश घाटियों का निर्माण करती है। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, नर्मदा और हम ताप्ती नदी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी खास बात है, और इसकी खास यह कहें कि हम प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण एक तथ्य है। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखें कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इनमें केवल अगर आप नर्मदा और ताप्ती को ही छोड़ दें तो बाकी सब नदियां क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में भी कुछ खास तथ्य हैं, ध्यान रखें क्या, कि ये इनकी एक निश्चित जलधारा है, ये विसर्पों का निर्माण क्या करती है, नहीं करती। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में विसर्पों की अनुपस्थिति है और पानी का गैर बारहमासी प्रवाह है। गैर बारहमासी प्रवाह यानी क्या, ये आप प्रायद्वीपीय भारत की खास विशेषताओं के तौर पर देख सकते हैं। हमने हिमालय रीजन वाली नदियों में क्या पढ़ा था कि वहां पर जल का प्रवाह या उन नदियों को जल की आपूर्ति 12 महीने होती रहती है। क्यों? क्योंकि वर्षा का जल भी होता है और हिम के पिघलने से या ग्लेशियर के पिघलने से भी हिमालय रीजन की जो नदियां हैं उन्हें जल की आपूर्ति होती है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वे 12मासी नदियां नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जल 12मासी इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, इसके अलावा ये विसर्पों की अनुपस्थिति है, यानी विसर्पों का निर्माण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विसर्पों के निर्माण की बात क्या, तो जब नदियां आगे मैदान की ओर प्रवेश करती हैं तो बहुत अधिक अवसादों की वजह से ये टेढ़ी मेढ़ी दाएं बाएं होकर गुजरती हैं, और इस तरीके से ये जो आपको डिजाइन दिख रही है यही है दरअसल विसर्प। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये नदियां विसर्पों का निर्माण क्या करती हैं, कम करती हैं। एक और खास बात ध्यान रखेगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में ही जब हमने अपवाह तंत्र पढ़ा था तो हमने देखा था कि वृक्षाकार अपवाह तंत्र भी एक होता है, जिसमें वृक्ष की आकर एक मुख्य नदी होती है और इस मुख्य नदी के साथ साथ इसकी कई सहायक नदियां होती हैं, और इस तरीके से कुछ आकृति हमने उसमें बनाई थी, है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये वृक्षाकार आकृतियों को बनाती हैं, इनका निर्माण करती हैं। अभी हम जब प्रमुख प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भी कि ये नदियां क्या करती हैं, वृक्षाकार आकृतियां बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली हिमालय की तुलना में पुरानी है, जिसके बारे में भी हमने चर्चा भी की, क्योंकि ये नदियां अधिक प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। क्या कर चुकी हैं, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। और इसके साथ साथ हमने चर्चा क्या की थी इसके बारे में कि इनकी जो नदी घाटी हैं या इनकी जो प्रवाह क्षेत्र है, नदी घाटी है, वे क्या है, अधिक चौड़ी है, और अधिक चौड़ी होने के साथ साथ क्या है, उथली है। ठीक है, जिस बात का प्रमाण है कि हिमालय रीजन वाली नदियों से क्या है, पुरानी है। ठीक है, ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, ध्यान रखिएगा, ये नदियां क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जबकि जो नर्मदा और ताप्ती नदी है क्या करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। हम डेल्टा और एस्चुरी को भी समझ लेते हैं कि आखिर डेल्टा और एस्चुरी क्या है। देखिए, डेल्टा के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रमुख जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ये क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम बंगाल वाले रीजन में हमने देखा भी है। ठीक है, यदि हम डेल्टा और एस्चुरी में डिफरेंस को देखें तो आप ध्यान रखिएगा, इमेज से आपको डिफरेंस निकलेगा। एक बड़ी नदी आ रही है, प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर जाकर समुद्र के पानी में मिल जा रही है और क्या करती है, विस्तारित हो जाती है कई शाखाओं में, और इस तरीके से ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, जबकि यहाँ छोटी छोटी नदियां हैं कई धाराओं में विभाजित हो जाती हैं, ये एस्चुरी के एग्जाम्पल के तौर पर इसे देखा जाता है। डेल्टा की यदि बात करें तो डेल्टा किसी नदी के मुहाने पर, मान लीजिए कोई भी नदी आपने ले लिया क्या, गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी नदी की मुहाने पर बनने वाली नदी की निक्षेपण विशेषता, ध्यान रखिएगा, क्या निक्षेप कर रही है ये अवसादों का। ठीक है, तो निक्षेपण विशेषता क्या कहलाती है, ध्यान रखें, डेल्टा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी, निक्षेपण विशेषता क्या कहलाएगी, डेल्टा कहलाएगी। ये ऐसे क्षेत्र हैं, ध्यान रखिए, जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नदी अपना जल क्या करती है, अपना जल एवं तलछट, ये क्या हो जाएगा, तलछट वाला इलाका है ना, क्षेत्र है, तो अपना जल एवं तलछट किसी अन्य निकास जैसे कि महासागर, ये क्या है, महासागर हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तारित जल क्षेत्र है ना ये, तो ये क्या करती है, महासागर, झील या दूसरी नदी में क्या करती है, प्रवाहित कर देती है। नदी जहां पर
अपने पूरे जल को या तलछट को किसी बड़े महासागर, झील या क्षेत्र में प्रवाहित कर देती है, तो इस प्रकार की जब आकृति बनती है तो इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, एस्चुरी के बारे में ध्यान रखिएगा। जब नदियां समुद्र में मिलती हैं, अब यहाँ पर नदी आगे की ओर बढ़ रही है, ऐसे छोटी छोटी नदी, ये क्या करती है? या नदी आप देखिए समुद्र में मिल गई। ठीक है, तो जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तब उस स्थान पर खारे और मीठे पानी के मिलने से, ध्यान रखिए, समुद्र में मिल गई तो यहाँ पर क्या हुआ? खारा पानी हुआ। तो खारे पानी और नदी का पानी क्या होता है? मीठा पानी, है ना। तो खारे और मीठा पानी के मिलने से क्या होता है? नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी आदि जमा होने लगती है। अब नदी जो आगे आई तो यहाँ पर क्या हुई? मिट्टी जमा हो गई, और मिट्टी के जमा होने के बाद क्या होता है? जिससे नदी की धारा कई छोटे छोटे भागों में क्या होती है? बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझिए कि बहुत, मान लीजिए नदी प्रवाहित हो रही है, अपने मीठे पानी को लेकर आती है साथ में, ठीक, और यहाँ पर खारा पानी है। ये जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर अधिक मिट्टी का जमाव हो जाता है। जब यहाँ मिट्टी का जमाव हो जाता है तो ये नदी छोटी छोटी जलधाराओं में इस तरीके से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, और इस प्रकार से जो आकृति बनती है ये क्या कहलाती है? एस्चुरी कहलाती है। जबकि यहाँ पर क्या है? अवसादों को बहाकर लाती है और बहुत तेजी से क्या होती है? बाहर, किसमें? समुद्र, महासागर में, झील में अपने अवसादों को, तलछट को और जल को उसी के भीतर प्रवाहित कर देती है। तो जिस तरीके की आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ये डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में ही। तो ध्यान रखिए कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वे बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं और अरब सागर में भी गिरती हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, यदि हम बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदियों के संदर्भ में, तो देखिए इसमें कौन कौन सी नदियां शामिल है। इसमें शामिल है नर्मदा नदी, जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। इसमें शामिल है ताप्ती नदी, जो गिरती है कहाँ? अरब सागर में। इसके अलावा हमने देखा माही नदी भी इसमें शामिल है। ठीक है, साबरमती नदी शामिल है। इसके अलावा पेरियार नदी शामिल है। ये छोटी छोटी नदियां हैं जो आपको मैप में आसानी से नहीं मिलेंगी। जब आप स्पेशली माही नदी के बारे में सर्च करेंगे तब आपको इसके मैप में मिल जाएगा। ठीक है, तो माही नदी, पेरियार नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, ये प्रमुख नदियां हैं जो कहाँ की ओर गिरती हैं? जो गिरती हैं अरेबियन सी की ओर, अरब सागर की ओर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में यदि हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जो प्रमुख नदियां गिरती हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में, तो देखिए सुवर्ण रेखा जो कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, वैतरणी नदी ये भी गिरती है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा हम देखिए महानदी गिरती है कहां? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गोदावरी नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसके अलावा देखिए कृष्णा नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और इनके संदर्भ में हमें जानना जरूरी था। ठीक है, अब हम बंगाल की खाड़ी के साथ साथ देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों को कि कौन कौन सी नदी, इनका प्रवाह कहाँ कहाँ है, जिनके बारे में प्रश्न कभी भी फ्रेम किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी के बारे में। हम उत्तर से दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे, नर्मदा नदी के बारे में। ठीक है, अब नर्मदा नदी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसका उद्गम स्थल महत्वपूर्ण हो जाता है, उसकी कुल लंबाई महत्वपूर्ण हो जाती है, किस किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, सभी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नर्मदा नदी दरअसल वह नदी है जहां पर जलप्रपात का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। कहां पर? जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ही मध्य प्रदेश से हुआ है। कहां से हुआ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है, यानी अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। कहां पर? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किस किस रीजन या किस किस क्षेत्र से यह होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटियों का निर्माण करती है, और भ्रंश घाटियों से यह प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ? अरब सागर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका प्रमुख तथ्य है ये। और अब यदि हम नर्मदा नदी के बारे में ही भी कुछ और खास
चीजों के बारे में चर्चा करें तो यह नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, जो जबलपुर के या मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ध्यान रखिएगा, पर्यटन स्थलों में से एक है। और आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जल इसका पूरा नीचे की ओर गिरता है। जब यह नर्मदा नदी का साफ या स्वच्छ जल नीचे की ओर गिरता है तो धुएंनुमा आकृति यहाँ बनती है, यानी ऐसा लगता है जैसे धुआं ऊपर की ओर उठ रहा हो, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। इसकी हम सहायक नदियों की बात करें तो देखिए ये है नर्मदा नदी, ठीक है, ये है नर्मदा नदी। इसकी दिशा किस ओर है? पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी यह इसका दायां तट कहला जाएगा, है ना, और यह इसका बायां तट। तो नर्मदा नदी से दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो दाएं तट से आकर मिलती है ओरसंग नदी, ठीक है। और यदि हम बात करें तावा और बला और शेर की, तो ये प्रमुख नदियां कहाँ आके मिलती हैं? नर्मदा नदी में। ये है क्या? नर्मदा नदी, जो अंततः कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में, जो कि कहाँ पर है? अरब सागर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख नदियों के बारे में हमने भी चर्चा की, किससे मिलने वाली प्रमुख कौन कौन सी नदियां हैं, तो ध्यान रखिएगा ओरसंग मिलती है दाएं तट से, जो कि प्रमुख नदी है नर्मदा नदी की, सहायक नदी है तवा, बंजर और शेर, ये तीन और प्रमुख नदियां हैं जो कहाँ मिलती हैं? नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए ये है तवा, जो किससे जाकर मिल रही है? देखिए किससे मिलती है? नर्मदा नदी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नर्मदा नदी के बाद एक प्रमुख नदी के बारे में, जिसका नाम है ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है। अब इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश के ही एक जिला बैतूल से हुआ है। और स्थान की बात की जाए तो स्थान है मुल्ताई। मुल्ताई से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। ध्यान रखिए कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी भी भ्रंश घाटी में बहती हुई खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ताप्ती नदी के बारे में। यह बैतूल मध्य प्रदेश के इस वाले क्षेत्र से यानी बैतूल से होकर निकली है ना, और फिर यह जाकर कहाँ गिरती है? यह गिरती है खंभात की खाड़ी में, जो कि कहाँ पर है? अरब सागर में। अब तापी नदी की हम प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसके दाएं तट से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में अरुणावती है, ठीक है। और हम बाएं तट से जाकर मिलने वाली प्रमुख नदियों की बात करें तो गिरना, गिरना इसके बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी है, और अरुणावती इसके दाएं तट से आकर मिलने वाली प्रमुख नदी है, ठीक है। हमने देखा किसके बारे में? ताप्ती नदी के बारे में। अब बात करते हैं प्रमुख नदी के बारे में, जिसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? नासिक के पास, ठीक है। और इसका स्थान कहाँ पर है? त्र्यंबक। दरअसल त्र्यंबक के पास से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। कहाँ? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, नासिक। कुल लंबाई की बात करें, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका प्रवाह, इसका विस्तार काफी चौड़ा है, काफी बड़ा है। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि यह दक्षिण की गंगा है। क्यों माना जाता है दक्षिण की गंगा है? हमने चर्चा की, क्योंकि इसका जो आकार है, इसका जो विस्तार है, वह क्या है? काफी अधिक है। आकार और विस्तार क्या है? अधिक है। जैसे कि उत्तर भारत में आकार और विस्तार किसका अधिक है? गंगा नदी का। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। किस वजह से कहा जाता है? इसके आकार की वजह से, इसके विस्तार की वजह से, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत की गंगा के अलावा इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पुरानी है ना। दक्षिण भारत से निकलने, माफ कीजिएगा, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों की तुलना में तो पुरानी है, जबकि गंगा नदी हिमालय क्षेत्र की नदी है ना। तो इसलिए चूंकि गंगा की तरह इसका आकार भी है, विस्तार भी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, और आकार एवं विस्तार के कारण ये क्या है? दक्षिण की गंगा है, ये दक्षिण गंगा है, ठीक है। अब हमने जाना किसके बारे में? गोदावरी नदी के बारे में। इसके क्षेत्र को ध्यान रखें, महाराष्ट्र के त्र्यंबक या नासिक से होकर गुजरती है, फिर आगे बढ़ती है, और कहां पर अपना डेल्टा बनाती है? कहां बनाती है? यह बनाती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है।
इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जान लीजिए। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। ठीक है, हमने किसके बारे में बात की? हमने बात की गोदावरी नदी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं गोदावरी नदी के बारे में। देखिए, यह है गोदावरी नदी जो आगे बढ़ती है यह। ठीक है, ये इसका मुहाना है जो कहां पर है? बंगाल के खाड़ी में है। और इसकी हमने प्रमुख सहायक नदियों की बात की थी, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में देखिए मंजरा मिल जाएगी आपको यहाँ पर। ठीक है, पूर्णा मिल जाएगी आपको। आप आगे बढ़ते जाइएगा, यहाँ पर मनवेरी। ठीक है, आप आगे और बढ़ेंगे तो क्रमशः आपको ये सबरी, सिलेरू, ये प्रमुख नदियां हैं जो क्या है, इससे आकर मिलती हैं। इंद्रावती, आप देखिए इंद्रावती इसकी सहायक नदी है। ठीक है, वेनगंगा इसकी सहायक नदी है। आपने देखा वर्धा, वर्धा नदी भी आकर इससे अंततः मिलती है, ये भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो हमने देखा किसके बारे में? गोदावरी नदी के बारे में। अब चर्चा करते हैं प्रमुख नदी के बारे में जिसका नाम है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी भी दक्षिण भारत की या कहें प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी के तौर पर जानी जाती है। अब कृष्णा नदी के बारे में यदि आप बात करें तो कृष्णा नदी भी प्रमुख नदी है। और ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी के संदर्भ में किसकी उद्गम स्थल के बारे में यदि पूछा जाता है या पूछा जाए कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कि कहाँ से है, कहाँ से निकली है? महाराष्ट्र से। सबसे पहले आपको राज्य याद होना चाहिए। यदि आप राज्य को लोकेट कर लें कि कृष्णा नदी कहाँ से निकली है, महाराष्ट्र से, फिर आपको बाकी फैक्ट्स याद रखने हैं कि महाराष्ट्र में भी कहाँ से, किस क्षेत्र से, किस रेंज से, तो आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के सह्याद्री में, कहां पर? सह्याद्री में महाबलेश्वर से। ध्यान रखेगा, सह्याद्री एक रेंज है, तो सह्याद्री में महाबलेश्वर से इसका उद्गम स्थल हुआ है। नदी का नाम ध्यान रखें, कृष्णा नदी, पश्चिमी घाट। अब बात करते हैं इसकी लंबाई के संदर्भ में, तो इसकी लंबाई लगभग 1401 किलोमीटर मानी जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखें, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दरअसल कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तुंग और भद्रा दो धाराएं हैं, तुंगभद्रा इसे कहा जाता है। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मुसी और भीमा, ये क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। ठीक है, कृष्णा प्लस गोदावरी मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखें, कहां पर निर्माण करती हैं डेल्टा का? बंगाल की खाड़ी में। और कृष्णा और गोदावरी दो नदियां मिलकर भारत के दूसरे सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, हमने सबसे बड़े डेल्टा के बारे में कहां पर पढ़ा था? हमने पढ़ा था गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के बारे में, जैसे सुंदरबन डेल्टा के आसपास वाले रीजन को हमने मार्क किया था। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, कृष्णा और गोदावरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। इसे आप इस मैप में देख सकते हैं। ये है कृष्णा नदी जो आगे बढ़ती है ये इस तरीके से। ठीक है, और यहां जाकर आंध्र प्रदेश में क्या करती है? अपने डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन जब कृष्णा नदी के साथ गोदावरी नदी मिलती है तो ये दूसरे सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है इस पूरे रीजन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और यदि हम बात करें कृष्णा नदी के प्रवाह क्षेत्र को, तो देखिए ये है प्रमुख, यहाँ पर आप देखें ये है कृष्णा नदी का प्रमुख प्रवाह क्षेत्र जो आगे बढ़ता है इस तरीके से और यहाँ पर आकर डेल्टा बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए भीमा नदी इसकी सहायक नदी है, आपने देखा। फिर इसके बाद तुंगभद्रा यहाँ से निकली है, ये भी इसकी सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए ये रिवर जाकर इनसे मिलती है, यानी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कृष्णा नदी के बाद महानदी के बारे में। अब बात करें महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? राज्य। महानदी के बारे में ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम स्थल किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, अब बात करें कि छत्तीसगढ़ में कहां पर, तो ध्यान रखिएगा सिहावा पहाड़ी। ठीक है, और इसके जिले की बात पूछी जाए कि छत्तीसगढ़ में किस जिले की बारे में बात कर रहे हैं जहां से महानदी निकली है, तो ध्यान रखें धमतरी। ठीक है, धमतरी जिला है। राज्य की बात करें छत्तीसगढ़ है। किस पहाड़ी की बात की जा रही है? सिहावा पहाड़ी की बात की जा रही है। लंबाई किसकी लगभग 851 किलोमीटर है। और प्रमुख सहायक नदियों महानदी की ध्यान रखेगा शिवनाथ, मांड, ईब। ईब कहां से मिलती है? बाएं तट से। जोंक और तेल जो कि इसके दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी को देखिए, देखिए यहां पर यह प्रवाह है महानदी का। ठीक है, इस तरीके से प्रवाहित होती है और फिर यहां जाकर
डेल्टा बनाती है। तो महानदी की क्योंकि इसका प्रवाह क्या है, इस दिशा से इस दिशा की ओर, यानी ये तट इसका दायां तट कहलाएगा और यह इसका बायां तट कहलाएगा, है ना। तो बाएं से मिलने वाली प्रमुख नदी में देखिए ईब नदी आकर मिल रही है किससे, महानदी से, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा मांड नदी आकर मिल रही है इससे, ठीक। अब बात करें कि दाएं तट से मिलने वाली कौन कौन सी नदी है, तो देखिए आप यहाँ पर जोंक जाकर मिल रही है, महानंद नदी मिल रही है, ठीक। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो जा जाकर कहां से मिलती हैं, महानदी से मिलती है। आपने देखा ओंग रिवर भी आकर इसके दाएं तट से मिलती है, ठीक है। तेल रिवर अपने आप में आकर दाएं तट से मिलती है। और यह नदी, इसका विस्तार, तेल रिवर का देखिए विस्तार अपने आप में कैसा है ये, यानी वृक्ष की आकार की आकृति आपको दिख रही होगी, है ना। तो ये बताते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी नदियां वृक्षाकार आकृतियां बनाती हुई आगे बढ़ती हैं। इनका जो अपवाह तंत्र है वह किस प्रकार का है, वृक्षाकार अपवाह तंत्र है। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में ही, प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में ही कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी के स्थान की बात करें, ध्यान रखिए कावेरी नदी भी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जिसका प्रवाह क्षेत्र देखें यहां से यह है, ठीक। अब बात करें कावेरी नदी की उद्गम स्थल के बारे में, तो ध्यान रखेगा सबसे पहले राज्य ध्यान रखें कर्नाटक, लेकिन कावेरी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद चलता रहता है, तो ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। बात करें इसके उद्गम स्थल की, तो इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के अलावा जिला, कौन से जिले से इसका उद्गम स्थल हुआ है, कोडगु। कहां पर, किस राज्य में, कर्नाटक। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 800 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 765 वगैरह भी मिल जाएगा, लेकिन इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे एग्जैक्ट यदि बात करें तो 765-64 आपको मिलेगा, लेकिन लगभग आप 800 किलोमीटर मानकर चलिए, ठीक है। यह है अपवाद स्वरूप सदा नीरा नदी है, ध्यान रखें सदा नीरा मतलब इसमें हमेशा जल रहता है, 12 महीने इसमें जल बना रहता है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में अपवाद स्वरूप इसे सदा नीरा जल के रूप में, नदी के रूप में जाना जाता है। यह है कावेरी नदी का फ्लो, ठीक है। और ये छोटी छोटी नदियां आकर कावेरी नदी से मिलती है, ठीक है। और कावेरी नदी इस तरह आगे बढ़ती है, ठीक है। कावेरी नदी के बाद यदि हम इसी से जुड़ी कुछ खास तथ्यों की बात करें, तो कावेरी नदी दरअसल एक जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका, भारत के दूसरे सबसे बड़े जलप्रपात का निर्माण करती है, शिवा समुद्रम। इसका निर्माण करती है शिवा समुद्रम का, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। कावेरी नदी की सहायक नदियां ध्यान रखेगा, हेमावती, लोकापावनी, हेरांगी, शिमसा, इसके अलावा अर्कावती जो किसके बाएं तट से आकर मिलती हैं। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती ये वे नदियां हैं जो कावेरी नदी के दाएं तट से जाकर मिलती हैं। देखिए ये है कावेरी नदी का फ्लो, ठीक। और ये प्रमुख नदियां हैं, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती। ये देखिए कहां से मिलती हैं, ये दाएं तट से मिल रही हैं और ये बाएं तट से, ठीक है। क्योंकि इसका फ्लो इस दिशा से इस दिशा की ओर है, तो ये इसका दायां तट कहलाएगा और ये इसका बायां तट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हुई इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो किस दिशा से किस दिशा की ओर मिलती हैं, दाएं और बाएं तट दोनों से। बाएं तट वाली प्रमुख नदियां ये हैं हेमावती, लोकापावनी, हेरांगनी, शिमसा और अर्कावती। जबकि दाएं तट से मिलने वाली नदियों में लक्ष्मण तीर्थ नदी है, काबिनी है, सुवर्णवती है, भवानी है और अमरावती नदी है, ठीक है। कावेरी नदी के बाद ध्यान रखें एक और खास नदी की जिसका नाम है लूनी नदी, जो कि कहां प्रवाहित होती है, प्रायद्वीपीय भारत में। तो ध्यान रखें लूनी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो अरावली पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल हुआ है। अरावली रेंज में भी कहां पर, राज्य की बात करें तो ध्यान रखेगा राजस्थान, कहां पर, अजमेर से, ठीक है। अजमेर से ये नदी निकलती है, अरावली पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। इसके अलावा यह एक अंतर्वाही नदी है जो लवण नदी के नाम से भी प्रवाहित होती है। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात ध्यान रखें इसकी सहायक नदियों में सुरसुती जिसका उद्गम कहां से है, पुष्कर झील से, ठीक है। और बूंदी, सुकरी और जवाई नदी इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। ध्यान रखें हमने किसके बारे में बात की, ये है लूनी नदी। उद्गम कहां से है, अजमेर।
अजमेर में कहां से? अरावली रेंज या अरावली पहाड़ी। ठीक है। प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो अभी हमने बात की किसके बारे में? सुरसुती। इसका उद्गम स्थल कहां पर है? पुष्कर झील। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बूंदी, सुकरी नदियां शामिल है। ठीक है। हमने बात की किसके बारे में? लूनी नदी के बारे में, जो कि अपने आप में क्या थी? महत्वपूर्ण थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख तटीय नदियों के बारे में, क्योंकि कुछ नदियां ऐसी भी तो हैं जो तट के आसपास स्थित होगी। तो देखते हैं तटीय नदियों में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं। तो ध्यान रखें, पश्चिम से पश्चिम की ओर, यानी यहां से इस दिशा की ओर बहने वाली नदियों के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में यदि हम बात करें तो इसमें शामिल हैं कौन कौन सी? शेतुंजी, ठीक है, भद्रा, वैतरणा, कालिंदी, जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, वेत्ती, शरावती, भरतपुझा, पेरियार, पंबा, ढाढर, साबरमती, माही, मांडवी और जुआरी आदि ये प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है। अब बात करें हम पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जो बहती हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख तटीय नदियों में शामिल हैं वामसाधारा, पेन्नर, पालार, बेगाई, स्वर्णरेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी नदी। ठीक है। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं? ये तटीय नदियां हैं, यानी तट के आसपास जो नदियां हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है। और स्पेसिफिक हर नदी का अलग अलग मैप आपको देखना होगा, तब आप उसकी जो फ्लो है और इसकी दिशा है उसे देख पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं भारत में प्रमुख नदी अपवाह क्षेत्र के बारे में। यानी भारत में अपवाह तंत्र के लिहाज से, अपवाह क्षेत्र के लिहाज से नदियों का क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भारत में किसका है? गंगा नदी का। उसके बाद अपवाह तंत्र किसका बड़ा है? सिंधु नदी का। इसके बाद तीसरे नंबर पर है गोदावरी नदी, चौथे नंबर पर है कृष्णा नदी, पांचवें नंबर पर है ब्रह्मपुत्र नदी और छठवें नंबर पर है महानदी। देखिए टॉप 4 भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा गंगा नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर है सिंधु नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है गोदावरी नदी, ध्यान रखिएगा, और चौथे नंबर पर है कृष्णा नदी। तो आपको इन चारों का तो याद रखना ही पड़ेगा, कम से कम मिनिमम 4। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई सा भी प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और हिमालय, माफ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रायद्वीपीय रीजन की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में और उससे लाभान्वित होने वाले राज्यों के संदर्भ में। ठीक है। सबसे पहली परियोजना है हीराकुंड परियोजना, जो कि कहां पर बनी है? महानदी पर बनी है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में ओडिशा शामिल है। ठीक है। दूसरी है तुंगभद्रा परियोजना, जो कहां पर है? ध्यान रखिएगा किस नदी पर बनी है? तो तुंगभद्रा नदी पर बनी है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। लाभान्वित होने वाले राज्यों में ध्यान रखें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक लाभान्वित होने वाले, यानी इन राज्यों को लाभ पहुंच सकता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें प्रमुख नदी परियोजना के बारे में, तो ध्यान रखें सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना बनी है नर्मदा नदी पर और इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अगली परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कहां पर बनी है? कृष्णा नदी पर, ध्यान रखें, और लाभान्वित होने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना शामिल है। अगली परियोजना है शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है? कावेरी नदी से। लाभान्वित होने वाले राज्यों में कर्नाटक राज्य शामिल है। ठीक है। अगली है कोयना जल विद्युत परियोजना। कोयना जल विद्युत परियोजना कोयना नदी पर ही बनाई गई है और इसके लाभान्वित होने वाले राज्यों में महाराष्ट्र शामिल है। ठीक है। अगली है मैटूर परियोजना, ध्यान रखिएगा मैटूर परियोजना किस नदी पर बनी है? कावेरी नदी पर, और लाभान्वित होने वाले राज्यों में तमिलनाडु शामिल है। ठीक है। अगली परियोजना है काकरापाड़ा परियोजना। काकरापाड़ा परियोजना ध्यान रखिएगा किस नदी पर बनी है? तापी नदी पर, और इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात शामिल है। देखिए आपको ये परियोजनाएं उसके आसपास वाली नदियां किस नदी पर वो परियोजना बनी है ये आपको याद करना होगा। ठीक है, क्योंकि फैक्ट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर बनी है? मयूराक्षी नदी पर, और इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में झारखंड, पश्चिम बंगाल क्या है? प्रमुख राज्य हैं। और ध्यान रखें ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। अगला देखते हैं
श्रीशैलम शक्ति परियोजना यह बनी है कृष्णा नदी पर और लाभान्वित होने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल है। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके बारे में, हमने देखा प्रमुख नदी परियोजनाओं के बारे में जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। साथ में यह भी पता होना चाहिए कि परियोजना किस नदी पर बनी है, क्योंकि फैक्ट से इनसे सवाल या प्रश्न कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासकर कहां पर, यूजीसी नेट की परीक्षा में। ठीक है, एक और बात ध्यान रखें कि ये जो यूजीसी नेट से संबंधित जो चैनल है, माफ कीजिएगा, जो दृष्टि यूट्यूब चैनल है, किससे जुड़ा हुआ है, टीचिंग से। ध्यान रखें, जो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल है, ये आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराया जा रहा है, यानी इसमें दोनों भाषाओं की जो संबंधित वीडियो हैं वो आपको दिखाए गए हैं, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की वीडियो हैं। तो ध्यान रखिए, यदि आप इंग्लिश की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही वीडियो दिखाए जा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो आप सर्च कर लीजिए, अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश वाली वीडियो देखिए, और अगर आपको हिंदी में देखना है, हिंदी में देना चाहते हैं एग्जाम, या आपका ऐसा विषय है जैसे आप इंग्लिश में नहीं हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी दृष्टि टीचिंग एग्जाम आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में ही। तो ध्यान रखें, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।